सेकंड पॉइंट फॉर माइनर कौन पढ़ेगा भाई? नेथन रिवेरियो, वुड यू प्लीज रीड फॉर अस? Yes, sir. No ratification. A minor cannot ratify an agreement on attaining majority which he had entered into during minority because the original agreement which he had entered into during minority is void ab initio. A void agreement cannot be ratified, that is, cannot be validated later. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रैटिफिकेशन? ये हम लोग पढ़ चुके हैं, रेटिफाई करना या रैटिफिकेशन कहाँ पढ़ चुके हैं कि सर कंपनीज एक्ट में पढ़ चुके हैं। कंपनीज एक्ट में किस चीज के लिए रैटिफिकेशन वर्ड का रेफरेंस आया था, कौन बताएगा? कंपनीज एक्ट में किस चीज के लिए वर्ड रैटिफाई हमने यूज किया था, कहाँ रेफरेंस आया था? बता, जो भी बता सकते हैं हाथ खड़ा करो। नीम, मुकुंद, पूंजी, नमित, एक तो वीडियोस ऑन कर लो, जो लोग कर सकते हैं उनको डेफिनेटली करने चाहिए, वीडियोस ऑन कर लो। करण फारिया बता कहां पर रैटिफिकेशन वर्ड का एक तो मीनिंग बता और दूसरा उसका रेफरेंस कहां पर आया था कंपनीज एक्ट में, वो बताओ। So ultra wires, the MOA of company cannot be ratified by shareholders. यस, ही इज एग्जैक्टली राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रैटिफिकेशन? कि सर एक बार काम कर लिया उसके बाद में उसको अप्रूव करना। जैसे कि बॉस गया है छुट्टी पे, बॉस ने अपने सबॉर्डिनेट को अपनी पावर्स दी और बोला मैं 10 दिन छुट्टी पे रहूंगा, तुमको मेरे बिहाफ पे डिसीजंस लेने हैं, और जब भी कोई काम जब मैं वापस आऊंगा 10 दिन बाद, तुम्हारे सारे कामों को मैं जो भी रेटिफाई करने लायक होंगे, अप्रूव करने लायक होंगे, बाद में अप्रूव कर दूंगा, और जो काम सही नहीं लगेगा उसको कैंसिल कर दूंगा। तो सर रैटिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है एक बार काम हो जाने के बाद में उसको सही से अप्रूव करना। तो सर हमने कंपनीज एक्ट में कहा रेफरेंस पढ़ा था कि सर कंपनी कैसे काम कर सकती है, कि सर एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है यदि सीमेंट ट्रेडिंग, तो सर केवल सीमेंट ट्रेडिंग ही कर सकती है। कंपनी जो है मिस्टर एक्स के साथ में टॉयज ट्रेडिंग का एग्रीमेंट नहीं बना सकती है। ऐसा नहीं कर सकती कि अभी टॉयज ट्रेडिंग का एग्रीमेंट बना लिया, बाद में सारे शेयर होल्डर्स ने उसको मिलके इस एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया कि हमारे हिसाब से हमारी तरफ से सही है, हो जाने के बाद में अप्रूव कर दिया। क्यों? कंपनी केवल सीमेंट ट्रेडिंग का काम कर सकती है, टॉयज ट्रेडिंग का नहीं। तो रेटिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है एक बार काम हो जाए उसके बाद में उसको अप्रूव कर देना। ये नहीं चलेगा। कंपनीज एक्ट में हमने पढ़ा था एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके कोई काम कर लेना और फिर बाद में उसको शेयर होल्डर्स के द्वारा रेटिफाई कर देना, ये नहीं चलेगा। अल्ट्रा वायर्स एक्शन अल्ट्रा वायर्स ही रहेगा। ठीक है, तो रैटिफिकेशन वर्ड का मतलब समझ लिया अपन ने। अब अपन माइनर के केस में वर्ड रैटिफिकेशन को पढ़ रहे हैं। माइनर के केस में वर्ड रैटिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि सर माइनर यदि किसी मिस्टर एक्स के साथ में एग्रीमेंट बनाता है, तो सर ये कैसा एग्रीमेंट है कि सर ये वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है। ठीक है सर, क्या ये माइनर जब मेजर बन जाएगा, यानी कि अब इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटीज आ गई हैं नेतन, क्या ये माइनर जब मेजर बन जाएगा, यानी कि इसमें जब कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटीज आ गई, तो क्या पुराने वाले इस एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट को ये रेटिफाई कर सकता है क्या? कि शुरुआत से मतलब जो पहले किया था उसको क्या ये अब सही घोषित कर सकता है कि मैंने जो माइनॉरिटी में एग्रीमेंट बनाया था, जो वॉइड एग्रीमेंट था, अब मैं उसे सही करता हूं, अप्रूव कर देता हूं? नहीं सर, minor cannot ratify any agreement which was made by him during his minority। ऐसा क्यों? क्योंकि सर एक एग्रीमेंट जो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है उसको हम बाद में रेटिफाई नहीं कर सकते हैं, ये रूल होता है। क्या ये बात समझ में आ गई कि माइनर कैनॉट टेक द बेनिफिट ऑफ रेटिफिकेशन फॉर द एग्रीमेंट्स विच ही हैज मेड ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी? सो वापस पढ़ते हैं। अ माइनर कैनॉट रेटिफाई एन एग्रीमेंट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी which he has entered into during minority, because the original agreement which he had entered into during minority is शुरुआत से गलत, void agreement, void ab initio। a void agreement cannot be ratified or validated later। ठीक है भैया, चलिए थर्ड पॉइंट जो माइनर के लिए पढ़ रहे हैं, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, पढ़ भी नहीं थे।
Minor can be a beneficiary or can benefit out of a contract. A minor can enforce an agreement in which he is beneficiary and does not create any obligation on his part. देखो, अपन ने बहुत सिंपल सी बात और बहुत अच्छी बात कल पढ़ी कि लॉ acts as the guardian of the minor. Law acts as the guardian of the minor. वो माइनर को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। गार्जियन क्या करता है? अब बच्चा जो भी जिसकी भी देख रेख करनी होती है उसको प्रोटेक्ट करता है ना। यस सर। तो लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर। सर माइनर को यदि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट किसी को कुछ देना पड़े, किसी को कुछ देना पड़े, तो सर इससे मतलब ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माइनर बना नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि इससे उसको भी कुछ देना पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है सर। लेकिन सर यदि माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर केवल बेनिफिशियरी है, माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर केवल अब बेनिफिशियरी बचा है, तो सर वो अपने फेवर, उस कॉन्ट्रैक्ट में उसके फेवर की बात हो रही है, बेनिफिट डिराइव कर रहा है वो, तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोर्ट में एनफोर्स कराया जा सकेगा। कैसे? सर देखो, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई, जो उनके फ्रेंड थे मिस्टर एक्स के, बोला यार मेरी डेथ होने वाली है और मेरा बच्चा अभी छोटा है। ठीक है, तो 18 साल का नहीं होता है, तब मतलब अभी 16 साल का है, तो मैं तेरे को अपनी प्रॉपर्टी एज अ ट्रस्टी देके जा रहा हूँ, उसका भरण पोषण तो इस प्रॉपर्टी से कर लेना, और जब वो 21 साल का हो जाए तो ये प्रॉपर्टी उसको हैंड ओवर कर। ठीक है साहब, वाई ने ट्रस्टी बनना अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार कर लिया। इस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी कौन है? कि सर वो माइनर सन है मिस्टर एक्स का, माइनर सन है मिस्टर एक्स का। अब ये वाई फ्रेंड जो है इसको भरण पोषण के पैसे दे ही नहीं रहा है ड्यूरिंग माइनॉरिटी, तो क्या ये इस कॉन्ट्रैक्ट को, ही इज द बेनिफिशियरी अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या ये इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता वेयर ही इज अ बेनिफिशियरी? यस सर, बिल्कुल करा सकता है, बिल्कुल करा सकता है। जहां मिस्टर वाई जो फ्रेंड है, वो ये नहीं बोल सकते कि ये तो ये अपन ने तो पहले भी पढ़ा हुआ है ना, ही इज नॉट अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, हाउ हाउ कैन ही एनफोर्स? सर अपन ने पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर माइनर इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स, जहां पर ट्रस्ट या ऐसा चार्ज क्रिएट हुआ हुआ है, माइनर उस चीज को एनफोर्स करा सकता है, बेनिफिशियरी उस चीज को एनफोर्स करा सकता है, भले ही इज नॉट अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आओ एक और एग्जांपल देखो। सर मिस्टर एक्स ने मिस्टर एम माइनर को एक प्रॉमिसरी नोट दिया था। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? आई प्रॉमिस टू पे यू ₹1 लाख on 1st of December. I promise to pay you ₹1 lakh on 1st of December. Promissory note, he is the beneficiary, minor is the beneficiary. अब promissory note डिसऑनर हो गया तो माइनर उसके खिलाफ एनफोर्स कराया एक्स के खिलाफ इसको कोर्ट में। मिस्टर एक्स ये नहीं बोल सकते एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड ab initio, ये शुरुआत से गलत होते हैं इसलिए हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। ठीक है, ऐसा कौन बोल सकता है? माइनर बोल सकता है। ये मेजर आदमी नहीं बोल सकता कि अब इसलिए मुझे इसको ये प्रॉमिसरी नोट ऑनर करने की जरूरत नहीं। हेयर माइनर इज द बेनिफिशियरी ऑफ दैट, हेयर माइनर इज द बेनिफिशियरी ऑफ दैट promissory note. He can enforce this into the court of law because law acts as the guardian of the minor. वो ये देखेगा माइनर को नुकसान तो नहीं हो रहा है। इफ माइनर इज अ बेनिफिशियरी ही कैन एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बात समझ में आई? मिस्टर एक्स ने माइनर से पैसा ले लिया कि मैं तेरे को जमीन दूंगा और अब जमीन दे ही नहीं रहे हैं। ठीक है, या प्रॉमिसरी नोट दिया, मिस्टर एक्स ने माइनर से पैसा उधार ले लिया। सुनो नया एग्जांपल, मिस्टर एक्स ने माइनर से पैसा उधार ले लिया और एक प्रॉमिसरी नोट दे दिया कि ब्याज समेत 11 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, बाद में मिस्टर एक्स ये नहीं बोल सकते ये एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड ab initio, इसलिए मैं इसको पैसा नहीं देने को बाध्य नहीं हूं। नहीं, ये प्लेयर माइनर ले सकता है, दूसरे लोग नहीं ले सकते। और प्रॉमिसरी नोट, ही इज द बेनिफिशियरी, अब ये बेनिफिट के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है। तो पॉइंट क्या है? माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, so he can enforce an agreement in which he is a beneficiary and does not create any obligation on his part, उसके पार्ट पे फर्दर कोई ऑब्लिगेशन नहीं डाल रहा है
तो वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के द्वारा एनफोर्स कराए जा सकते हैं, वो एग्रीमेंट्स एनफोर्स कराए जा सकते हैं। देखो एक्सेप्शनल पार्ट है, एग्जाम में इसके ऊपर यदि क्वेश्चन पूछ ले तो देखना कि सर माइनर बेनिफिशियरी है क्या, और उसके ऊपर फर्दर कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं डाला जा रहा है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज को अपोजिट कुछ देना होता है, माइनर ऑलरेडी दे चुका है, अब उसे बस बेनिफिट लेना बाकी है, तो क्या वो उसे एनफोर्स करा सकता है? सर बिल्कुल करा सकता है, क्योंकि और कोई ऑब्लिगेशन उसके ऊपर डलने वाला नहीं है, वो बस बेनिफिट डिराइव करने की बातें कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो लॉ को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, नो estoppel अगेंस्ट द माइनर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड estoppel? पूंजी जैन, estoppel वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड estoppel? कहाँ चली गई पूंजी? सॉरी सर, मैं 2 मिनट में आई। क्यों भाई पूंजी जैन, क्लास तो कभी स्टार्ट हो गई, तो आप 2 मिनट में क्यों आ रहे हैं? कहाँ बिजी हैं? कहाँ बिजी है पूंजी जी? सर मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ा ओ एक्चुअली। माय गॉड, करंट फारे ने वायरल सबको बांट दिया लगता है। चलो आ जाओ। सुहान गोयल, नहीं नीम मुरार का तू बता भाई, नीम मुरार का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ईस्टॉपल? who is not a partner but knowingly admit himself as a partner. यस, तो वहां हमने पार्टनरशिप में इस चीज को पढ़ा था क्या, ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट? क्या था कि सर मिस्टर एक्स इस पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं है, लेकिन इन्होंने इस पार्टनर्स के सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टीज कि मैं भी इस पार्टनरशिप का हिस्सा हूं। अब बाद में मिस्टर एक्स ये नहीं बोल सकते मैं तो एक्चुअल में पार्टनर था नहीं, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनवाया मैंने आपके साथ में। नाउ ही विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम सेइंग दैट आई एम नॉट अ पार्टनर। मतलब ईस्टॉपल का रूल बोलता है, एक बार एक आदमी ने किसी थर्ड पार्टी के साथ में कोई चीज रिप्रेजेंट कर दी, तो बाद में वो उस फैक्ट की ट्रुथफुलनेस को डिनाई नहीं कर सकता, और उसे वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे कि वो सही में जो उसने बात रिप्रेजेंट की थी वो सही है। यानी इसने रिप्रेजेंट किया कि मैं पार्टनर हूं, तो अब इसे वैसे ही रिप्रेजेंट, ये वैसे ही रेस्पॉन्सिबल होगा जैसे कि इस फर्म का पार्टनर है, इसे वैसे ही रेस्पॉन्सिबल होगा वो। अब इस ईस्टॉपल के रूल को अपन माइनर के केस में अप्लाई करते हैं। पॉइंट क्या बोलता है, नो ईस्टॉपल का रूल इज एप्लीकेबल अगेंस्ट माइनर। देखो समझो, माइनर ने यदि मिस्टर एक्स के सामने ये रिप्रेजेंट कर दिया कि मैं तो मेजर एज्ड पर्सन हूं, गलत रिप्रेजेंट कर दिया, मैं तो मेजर एज्ड पर्सन हूं, और इनके साथ में एक एग्रीमेंट बना लिया, ठीक है, तो और एक्चुअल में वो माइनर था, फिर जब एग्रीमेंट बना लिया और कोई ट्रांजैक्शंस हो गए, बाद में बोलता है मैं मेजर नहीं हूं, मैं तो माइनर था, तो क्या मिस्टर एक्स इस माइनर के खिलाफ रूल ऑफ ईस्टॉपल लगा सकते हैं क्या? क्या लगाएंगे कि इसने अपने आप को मेजर जैसे रिप्रेजेंट किया, तो रूल ऑफ ईस्टॉपल इस पे लगाता हूं, इसको वैसे ही एक्ट करना पड़ेगा जैसे ये मेजर है, और मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं सर, मिस्टर एक्स ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि रूल ऑफ ईस्टॉपल डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर्स। माइनर्स को ईस्टॉपल के रूल से छूट दी गई है कि आपने किसी के सामने कुछ भी रिप्रेजेंट कर दिया, अब आपको वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा जैसा आपका रिप्रेजेंटेशन सही था। ये रूल माइनर्स पे नहीं लगता है। तो अब यार इस पार्टी के पास में कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय अपना मन महसूस के रह जाने के, ठीक है? इस चीज को आपने, चूंकि यहाँ पर क्लास में आधे से ज्यादा नहीं, ऑलमोस्ट एवरीवन इज अ माइनर, इस चीज को अपने बेनिफिट के लिए यूज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि लॉ लॉ में तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता है, लेकिन लॉ के बाहर बहुत सारी चीजें होती है। उल्टा लटका के लोग जब डोटे लगाते हैं मतलब फोड़ी फोड़ी लगाते हैं, तब सारा है ना खाया पिया बाहर आ जाता है। इसलिए इस रूल, अपना दिमाग उल्टी दिशा में नहीं चलाए कि हम लोगों के साथ में ऐसे मेजर रिप्रेजेंट करके एग्रीमेंट बना लेंगे और फिर रूल ऑफ ईस्टॉपल हमारे खिलाफ एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर हम बेनिफिट गिनेंगे। लोगों को अपना पैसा निकालना बहुत आसानी से आता है, तो बहुत सारे तरीके हैं आउट ऑफ द कोर्ट, ठीक है? सो नो ईस्टॉपल अगेंस्ट द माइनर। क्या ये रूल सबको समझ में आ गया? और बोलो यस और नो, क्या ये चीज सबको समझ में आ गई?
नीम मुरारका, पूंजी, करण फारिया, मुकुंद, दक्ष अग्रवाल माइनर है ना? हाँ सर हूँ। बेनिफिट लेगा Yes. क्या इस टॉपल के रूल का? नहीं सर नहीं लूंगा। ठीक है, चलो मुकुंद। मुकुंद समझ में आया तेरे को? ठीक है, तेरा माइक काम नहीं कर रहा है। ठीक है चलो आ जाओ। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। नितिन पढ़ भाई। Rule of estoppel is not applicable for minor, as when a minor fraudulently enters into a contract representing that he is a major, but in reality he is not, then later on he can plead his minority as a defense and cannot be stopped from doing so. ठीक है, तो नट शेल में रूल ऑफ ईस्टॉपल डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर्स। ठीक है, पॉइंट ए पढ़ भाई। Aggrieved party cannot sue because enforcement of void agreement is not possible. भले ही उसने मेजर रिप्रेजेंट करके खुद को मिस्टर एक्स के साथ में एग्रीमेंट बनाया था, पर वो एक्चुअल में तो माइनर ही था, तो ये एग्रीमेंट कैसा हुआ? वॉइड एग्रीमेंट हुआ। तो अब एग्रीड पार्टी मिस्टर एक्स कैनॉट एनफोर्स इट अगेंस्ट द माइनर, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट्स कभी भी कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल बी पढ़ो भाई, पॉइंट नंबर बी पढ़ो। Example A minor by fraudulently representing himself to be a major induces B to lend rupees 1000. B lends the amount but cannot sue A for recovery because rule of estoppel does not apply to a minor. ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन अप्लाई हो जाएगी। ये एक अलग बात है यदि वो 1000 रुपए या उससे खरीदी गई कोई चीज माइनर के हाथ में ट्रेसेबल है तो, अदरवाइज ना। ठीक है, इसी पॉइंट पे कि माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, एक पॉइंट और है। ये देखो ये 6 पॉइंट है, हम पहले इसको पढ़ेंगे। सेम ही पॉइंट है, जबरदस्ती रिपीटेशन कर दिया है तो, पर पढ़ लेते हैं। सेम पॉइंट है, कोई डिफरेंस नहीं। पढ़ भाई पॉइंट नंबर 6। A minor can always plead minority and is not stopped from doing so even where he has taken any loan or entered into any contract by falsely representing that he was a major. ठीक है, तो चाहे ऐसे आए माइनर कैन ऑलवेज प्लीड इज माइनॉरिटी, चाहे ऐसे आए नो स्टॉपल अगेंस्ट द माइनर, दोनों सेम ही बात है, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। इस पे एग्जाम में भर के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो मौली बीबी वाले पॉइंट, आप 15 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट पे आ सकते हैं। ठीक है, बट ज्यादातर जो आज दिन तक आते हुए देखे गए हैं, वो जहां पर भी आ रहे हैं मैं आपको स्पेसिफिकली इंडिकेट कर दे रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। समझो पॉइंट क्या है सर। ये एक माइनर है और ये एक मिस्टर एक्स है। ठीक है, माइनर जो था ना, इसके पेरेंट्स नहीं थे। ठीक है, ये माइनर अपनी दादी जी के साथ में, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहता था, जो कि बहुत बूढ़ी थी। ठीक है सर, अब क्या हुआ? मिस्टर एक दिन ऐसा आया, माइनर के घर पे खाने को कुछ नहीं बचा। माइनर के घर पे खाने को कुछ नहीं बचा। मिस्टर एक्स को उसको देख के दया आ गई, तो मिस्टर एक्स ने 10,000 रुपए का सामान, जो कि नेसेसरीज थी, खाने पीने का सामान, दाल हो गया, चावल हो गया, कपड़े हो गए, एक एक चीज इंपॉर्टेंट थी। नेसेसरीज एज टू लाइफ। नेसेसरीज का मतलब क्या होता है सर? नेसेसिटीज या नेसेसरीज एज टू लाइफ, जो जिंदा रहने के लिए बेसिकली, या फिर जीवन के लिए जो चीज जरूरी होती है, वो इनको प्रोवाइड करा। सर को ये अपना लॉ बोलता है कि माइनर को यदि किसी ने नेसेसरीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करा दी है, तो सर इसका मिस्टर एक्स और माइनर के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कि माइनर उस चीज के लिए पैसा लौटाने के लिए पर्सनली रेस्पॉन्सिबल तो नहीं होगा। माइनर कभी भी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल तो नहीं होगा इस 10,000 रुपए को लौटाने के लिए। लेकिन यदि माइनर के पास में कोई एसेट है, कोई प्रॉपर्टी है, माइनर के पास में कोई एसेट है, कोई प्रॉपर्टी है,
तो मिस्टर एक्स उस एसेट या प्रॉपर्टी बेच के मतलब से अपना 10,000 रुपया क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने माइनर को क्या चीज प्रोवाइड करी है, नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करी है, जो उसको नहीं प्रोवाइड करी जाती तो वो जिंदा नहीं रह पाता। तो इन दोनों के बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कि मिस्टर एक्स अपना 10,000 रुपया माइनर के पास में यदि कोई एसेट या प्रॉपर्टी है तो उसमें से वसूल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। नीम मुरार का वीडियो ऑन कर, मेरे को समझना है। दक्ष अग्रवाल, करण पारिया, समझ में आ गया? मुकुंद, समझ में आ गया बेटा? तो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। याद आ रहा है? पढ़ाया था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब अपन ने पढ़े थे। तो कौन बताएगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? मुकुंद तू बताएगा मेरे को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? याद आ रहा है? मुकुंद नहीं याद आ रहा है। दक्ष अग्रवाल तेरे को याद आ रहा है? तू तो अभी अभी पढ़ के आया है, रिवीजन करके आया है वीडियोस से। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं बेटा? कभी भी ये मत सोचना कि सर ने चैप्टर 1 पढ़ा दिया या पार्टनरशिप पढ़ा दिया तो वो साफ, अब हमारी स्लेट साफ कर लेते हैं ताकि उस स्लेट पे चैप्टर 2 लिख सके। अरे ऐसा नहीं, पुराना वाला याद रखना है। लॉ की खूबसूरती यही है, कोई भी कंसेप्ट किसी भी समय उठ के आ सकता है। दक्ष अग्रवाल बता क्या होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? सर नहीं याद है। नहीं याद है? नेतन रिबेरियो तू बता सकता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अबे क्या कर रहे हो, पढ़ाया नहीं है क्या? इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस, ये सही में कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। पूंजी बता। सर वो मेरे को ज्यादा याद नहीं है, बट वो एक कॉन्ट्रैक्ट्स जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि लॉ की तरफ से उनके मतलब यस जस्टिस दे। हाँ। yes, quasi contracts are not contracts in real sense. Number one, they are relation resembling a contract. They are relation resembling a contract. Contract जैसा एक relation होता है। They are based on the premise that one party should not be unduly benefited at the cost of other party. एक पार्टी को unjust enrichment नहीं होना चाहिए at the cost of second party. एग्जाम्पल क्या बताया था? दक्ष अग्रवाल जो है नेतन रिबेरियो के घर पे जाता है, किस लिए जाता है? पार्टी में करने जाता है, लेकिन साथ में 4 बैग शॉपिंग वाले भी ले जाता है। दोनों दोस्त मिलके पार्टी करते हैं और उसके बाद में दक्ष अग्रवाल वो 4 बैग नेतन रिबेरियो के पास में भूल के वापस अपने घर आ जाता है। तो दोनों के बीच में क्या बन गया? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि नेतन रिबेरियो अब वो सामान वापस दक्ष अग्रवाल को लौटाएगा। दोनों के बीच में क्या बन गया? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्या उन्होंने ऑफर एक्सेप्टेंस देके कॉन्ट्रैक्ट बनाया? नहीं सर। तो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट इन रियल सेंस, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2, इट इज अ रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी की कॉस्ट पे अनड्यूली बेनिफिटेड नहीं होनी चाहिए। तो दक्ष अग्रवाल या तो सामान, दक्ष अग्रवाल को नेतन या तो सामान लौटाएगा या फिर उसने वो सामान यूज कर लिया है तो वो उसका पैसा दक्ष अग्रवाल को देगा। ठीक है? पड़ोसी एक कुरियर वाला है, फ्लैट नंबर 13 में कुरियर डिलीवरी करनी थी लेकिन फ्लैट नंबर 14 में करके चला गया। तो इन दोनों के बीच में कैसा कॉन्ट्रैक्ट बन गया? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये पार्टी जो है अनड्यूली बेनिफिटेड हो जाएगी एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पार्टी। तो सर अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसको वो सामान लौटाना होएगा। बात समझ आ गई? बोलो यस और नो। व्हाट आर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स? रिवीजन हो गया? यस सर। तो अब अपन क्या बोल रहे हैं, यदि किसी माइनर को किसी मेजर आदमी ने नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करी हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करी है तो इन दोनों के बीच में कैसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है? तो अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जहां पर माइनर पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा इस पैसे को चुकाने को। हाँ, उसकी एसेट या प्रॉपर्टी में से ये पैसा मिस्टर एक्स वापस वसूल सकते हैं। अब बोलो सर क्लियर हो गया पूरा पॉइंट? क्लियर हुआ? एक एक जने को क्लियर हुआ? पूंजी को, महक, मुकुंद, सुहान गोयल। सुहान गोयल कहाँ पर है? वीडियो ऑन नहीं कर रहा है।
क्या हुआ? नहीं नहीं, इधर ही हूँ। हाँ इधर ही हूँ सर। कुछ खा पी रहा हूँ सर, अकेले अकेले। अकेले खाने से क्या होता है सुहान गोयल, पाप लगता है। ठीक है, ध्यान रखना। पाप का भागीदार नहीं बनना है अपने को अकेले खा पी के। ये तो सीरियस हो गया यार, मैं तो मजाक करता हूँ, ये सीरियस हो जाता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो सर अब इसमें है ना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के देते हैं। आपको ये सिचुएशन दे दी, तो आपको क्या वर्ड यूज करना है कि सर कीवर्ड ये आपके आंसर में आना चाहिए कि मिस्टर एक्स ने माइनर को क्या प्रोवाइड किया, नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड किया। ये जब तक एग्जाम में ये नहीं आएगा और वर्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा, तब तक आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो एग्जाम में क्या कीवर्ड्स आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि सर, अब इंपॉर्टेंट बात क्या समझो कि सर नेसेसिटीज, जो चीज मिस्टर एक्स ने एग्जाम में कहाँ कहाँ घुमाते हैं, ये मैं आपको वहां से समझा रहा हूँ और बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर नेसेसिटीज एज टू लाइफ होनी चाहिए। क्या क्या आ सकता है यार नेसेसिटीज एज टू लाइफ में कि सर, मतलब खाने पीने का सामान आ गया, ईटेबल्स आ गए, ठीक है, मेडिसिन आ गई, डॉक्टर का इलाज आ गया, ठीक है। ये बेचारा ठंड में ठिठुर रहा है, मरे जा रहा है, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, इसने इसको ध्यान दिला दिया, इसको गर्म कपड़े दिला दिए, गर्म कपड़े मीन्स विंटर वाले जो कपड़े होते हैं वो दिला दिए, एक या दो जोड़ी दिला दिए, तो वो नेसेसिटीज एज टू लाइफ हो जाएंगे। ठीक है, मेडिकेशन करा दिया, डॉक्टर को दिखा दिया, हॉस्पिटल का खर्चा भर दिया, तो वो नेसेसिटीज एज टू लाइफ हो जाएंगे। ईटेबल्स दिला दिए तो वो नेसेसिटीज एज टू लाइफ हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनर ठंड में ठिठुर रहा है, इसने ले जाके 12 जोड़ी गर्म कोट सिलवा दिए इसके लिए, क्या ये नेसेसिटीज एज टू लाइफ है? नहीं सर, ये लग्जरी हो गया। तो आप लोग को एग्जाम में नेसेसिटी और लग्जरी में क्या डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। क्या ये बात समझ आ गई कि नेसेसिटीज क्या होंगी और लग्जरी? यदि लग्जरी प्रोवाइड कर दी है तो कोई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, यदि नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करिए तो ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। नंबर 1, सर व्हाट आर नेसेसिटीज एज टू लाइफ? सर जो कि सुटेबल है टू कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ माइनर, वो नेसेसिटीज होंगी, लग्जरीज नहीं होनी चाहिए। जिसकी सही में उसको जरूरत है, माइनर मस्ट बी इन नीड ऑफ सच थिंग्स, थिंग्स सप्लाइड मस्ट बी नेसेसरीज ऑफ लाइफ। ये पॉइंट तो हमने समझ लिया, लग्जरीज नहीं होनी चाहिए। सुटेबल टू कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ माइनर, वो माइनर के लिए एकदम सुटेबल होनी चाहिए। एंड माइनर मस्ट बी इन नीड ऑफ सच थिंग्स। मान लो माइनर जो है वो ठंड में बैठा हुआ ठिठुर रहा है, इसने ले जाके 2 जोड़ी गर्म कपड़े दिला दिए, लेकिन माइनर को उसकी जरूरत ही नहीं थी, माइनर के घर पे पहले से गर्म कपड़े पड़े हुए थे। तो क्या ये फंडा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वाला और नेसेसिटीज एज टू लाइफ वाला यहाँ लगेगा? माइनर इज नॉट इन रिक्वायरमेंट ऑफ दोज थिंग्स यार। ठीक है, और फिर भी आपने प्रोवाइड कर दिए तो कोई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, माइनर को उसकी जरूरत होनी चाहिए। तो सर ईटेबल्स हो गया, मेडिसिन हो गया, डॉक्टर हो गया, गर्म कपड़े हो गए, ठीक है। सर एक और बात जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेसेसिटीज एज टू लाइफ में एजुकेशन को भी इंक्लूड किया गया है। नेसेसिटीज एज टू लाइफ में एजुकेशन को भी इंक्लूड किया गया है। सर एजुकेशन कोई नेसेसिटी एज टू लाइफ थोड़ी होती है। कोई बंदा बेपढ़ा लिखा है तो क्या वो जिंदा नहीं रहेगा, लाइफ नहीं रहेगी उसकी? अरे बात समझो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, तुमको मैंने एक बात बताई भी है, भारत का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? कि सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हर कानून जो इंडिया में बन रहा है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लाइन में बनना है, उससे रेजोनेट करना है। यदि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के बाहर जाके कोई लॉ बना दिया गया है तो वो नल एंड वॉइड होगा। ये दादाजी हैं, भारत में कानूनों के दादाजी हैं। दादाजी की बात घर में नहीं मानी तो घर से बाहर निकलना पड़ जाएगा, बाहर फेंक दिए जाओगे। इसलिए कोई भी कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ बना है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। ठीक है, तो सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा, जब हमारे कोर्ट्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने तुमको बहुत सारे राइट दिए, सर राइट टू लाइफ दिया है या नहीं दिया है? तुम लोगों ने छोटी क्लासों में सिविक्स में या फिर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा है ना सर? हमको कुछ राइट्स और कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज होती है हमारी, उसमें से एक राइट होता है राइट टू लाइफ। सर हमें हमारा जीवन जीने का अधिकार है।
ठीक है, कोई हमारा जीवन हमसे नहीं छीन सकता सिवाय सरकारी प्रक्रिया के। ठीक है, तो सर राइट टू लाइफ में ह्यूमन लाइफ जो है वो न केवल जिंदा रहने के लिए बल्कि लिव विद डिग्निटी भी आता है। लिव विद डिग्निटी। हम कोई सड़क पे चलते हुए चूहे कुत्ते बिल्ली नहीं है, जो जीवन तो वो भी जी लेते हैं, हमारा भी जीवन वैसा ही हो जाए तो वो कोई जीवन थोड़ी है। ह्यूमन बीइंग का जीवन जीवन सही से जीवन तभी होगा जब उसमें राइट टू लिव विद डिग्निटी होगा। डिग्निटी के साथ में कब आप रह पाओगे? जब आप एजुकेटेड होगे। ठीक है, तभी आप राइट टू लिव विद। तो ये देखो चैनल कैसे बनाया कोर्ट ने, और माना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने माना कि सर राइट टू लाइफ में राइट टू लिव विद डिग्निटी भी आता है। और राइट टू लिव विद डिग्निटी कब आएगा? जब बच्चे को एजुकेशन प्रॉपरली मिलेगी। तो सर इसीलिए तो राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था। अब आई डोंट नो आप लोगों को इस बारे में पता है या नहीं पता है कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी क्लास फर्स्ट की 25% सीट्स जो बैकवर्ड लोग हैं, फाइनेंशियली बैकवर्ड लोग हैं, उनके लिए रिजर्व करके रखी जाती है। इसका पैसा सरकार देती है, वो जाके वहां पर एडमिशन ले सकते हैं इन क्लास नंबर 1 अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, ये क्यों बना? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ को इंटरप्रेट इस तरीके से किया कि राइट टू लाइफ में राइट टू एजुकेशन भी इंक्लूड होता है। सेम लिंक पे एक बार रिजॉइन करो ताकि आगे समझा सकूं। सेम लिंक पे रिजॉइन करो।